हेलो एवरीवन। आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट की रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, और ट्राई करेंगे इसको हम लोग कम से कम टाइम पे रिवाइज कर पाए पूरा का पूरा चैप्टर, ठीक है। तो समझना पहले कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है क्या। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास बैलेंस शीट होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस होता है, और साथ में ये कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी का एक पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आपका 1 मार्क से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको ये पता लग रहा है कि हमें क्या देखना है यहाँ पे, कैश का इनफ्लो एंड कैश का आउटफ्लो, ठीक है। कैश आएगा तो प्लस करना है, कैश जाएगा तो माइनस करना है। अब पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, ठीक है भाई। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। पहला है हमारे पास कौन सा एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो एक कंपनी के अंदर, हाँ जी, एक कंपनी के अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? जब वो कंपनी पैसे उधार पे ले सके। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देखना है, मैं क्या देखना है यहाँ पे कि कहां से कंपनी पैसे मार्केट से उठा सकती है। तो वो हमारे लिए इनफ्लो हुआ। क्या हुआ? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक तरीके से हमारी इनफ्लो है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है हमारे लिए? इनफ्लो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपका नेगेटिव में नहीं हो सकती, पॉजिटिव में रहेगी। क्लियर? तो इसलिए सामने देखो, आपके सामने है क्या कि हमने यहां पे देखा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है उसके अंदर हम लोग पैसे बोरो करते हैं, तो हमारी लायबिलिटी है ये, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लायबिलिटी साइड में देखना है फाइनेंसिंग एक्टिविटी को। अब इसके अंदर इनफ्लो क्या हुआ, कहां से पैसे उधार ले सकते हैं हम लोग? 3 तरीके से। पहला, इश्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स को इश्यू करके हम पैसे उधार ले सकते हैं, अब वो शेयर इक्विटी हो या प्रेफरेंस हो। दूसरा, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या बॉन्ड्स को इश्यू करके हम लोग पैसे उधार पे ले सकते हैं, मार्केट से ले सकते हैं। तीसरा, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर मनी लेंडर से क्या ले सकते हैं हम लोग? लोन। बात क्लियर है? अब कैश का आउटफ्लो क्या होगा इसके अंदर? जब हम वो लायबिलिटी को पे कर देंगे, जब जो हमने मार्केट से जो पैसे लिए हुए हैं, अगर वो हम लोग उस ईयर में पे कर देंगे जिस ईयर का हम लोग क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। जिस ईयर का हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, अगर हमने उस साल हमने कोई भी लायबिलिटी पे करी तो वो मेरा आउटफ्लो माना जाएगा। कौन सी एक्टिविटी के अंदर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। तो वो हमारे लिए कौन कौन सा हुआ भाई? पहला, बायबैक ऑफ शेयर्स, यानी इश्यू ऑफ शेयर्स का अपोजिट क्या हुआ? बायबैक ऑफ शेयर्स। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद बात करें हम लोग तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या बॉन्ड्स का अपोजिट क्या हुआ? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में क्या होगा? हम लोग डिबेंचर होल्डर के पैसे क्या करेंगे? वापस कर देंगे। तीसरा, लोन जो हमने लिया है बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मनी लेंडर से, तो वो पेमेंट ऑफ लोन हो गया। बात क्लियर? अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड कब होता है और कहां होता है? हाँ जी, इंटरेस्ट पेड कहां होता है? जब हमने पैसे मार्केट से उधार पे ले रखे हो, तो वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो इसलिए इंटरेस्ट पेड भी हमारी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, ठीक है। अब हमने इंटरेस्ट पे करा है तो मेरे पास से पैसा गया होगा, तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा? उसको आउटफ्लो में लिखा। क्या लिखा बेटा? आउटफ्लो में लिखा हमने। बात क्लियर? ऐसे डिविडेंड पेड भी हमारी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग का। क्यों? बिकॉज हमने शेयर्स को बेच के, शेयर्स को इश्यू करके पैसा लिया है उधार पे, है ना। तो वो शेयर होल्डर को हमें क्या देना है? डिविडेंड देना। क्या देना है? डिविडेंड। तो वो भी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट हुआ? फाइनेंसिंग का पार्ट हुआ। तो इसलिए डिविडेंड पेड भी हमारा कौन सी एक्टिविटी में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। कहां? कैश आउटफ्लो में। कोई दिक्कत? बड़ा सिंपल सा है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब आओ सेकंड पार्ट, वो है हमारे पास कौन सा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जहां पर हमने जो पैसे बोरो करे हैं मार्केट से, अब उनको लगाने का वक्त आ गया है, इन्वेस्ट करने का वक्त आ गया है, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेसिकली आपका एक आउटफ्लो एक्टिविटी है, जहां पे आप पैसे इन्वेस्ट करोगे तो वो आपका अधिकतर नेगेटिव साइड में ही आएगा। किसमें आएगा? नेगेटिव में। बात क्लियर? जैसे कि परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। आपने कोई भी नॉन करंट एसेट को परचेज करा, मशीन, लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, ठीक है, इन सबको अगर आपने खरीदा है
उस ईयर में जिस ईयर का आप क्या बना रहे हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आपको यहां पे माइनस करना पड़ेगा। बात क्लियर। दूसरा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब आपने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, डिबेंचर्स खरीदे हैं, बॉन्ड खरीदे हैं, या फिर आपने किसी को पैसा दिया है, ठीक है, तो उस केस में भी ये परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, हमारा नेगेटिव हुआ, कैश आउटफ्लो में आएगा। अब इसका अपोजिट क्या होगा भाई, जब हम वो मशीन को, प्लांट को, बिल्डिंग को या फिर नॉन करंट एसेट को बेच देंगे तो वो हमारा पॉजिटिव साइड में आ जाएगा, कैश इनफ्लो होगा हमारा, क्या होगा, कैश। या फिर जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे तो भी हमारा क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा। बात क्लियर। अब हमने पैसे उधार पे दिए हैं, तो जब हमने पैसे किसी को उधार पे दिए तो हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। हमने पैसे उधार पे दिए तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। वो इनफ्लो हुआ भाई, हमारा पैसा मिला, हमें इंटरेस्ट मिला, तो इसलिए इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो कैश इनफ्लो में आएगा, यानी कि प्लस करेंगे हम लोग कहां पर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। बात क्लियर। अगर हम बात करें डिविडेंड रिसीव्ड की, अगर हमने किसी और कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो हमें क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, तो हमने इन्वेस्टमेंट करी है, तो इसलिए डिविडेंड रिसीव्ड भी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। क्लियर। तो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग ये दोनों ही बहुत इजी टॉपिक है। मेन जो हमारे पास टॉपिक आता है वो कौन सा आता है, ऑपरेटिंग आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। फर्स्ट इज कन्वर्ट नेट प्रॉफिट इनटू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और दूसरा वर्किंग कैपिटल चेंजेस, या इसको क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस या रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो हमें यहाँ पे इन दोनों चीजों को ही देखना है। तो यहाँ पे हमें देखना है भाई, पहली बात तो करंट एसेट, करंट एसेट अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है, अगर हमारा करंट एसेट क्या हो रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा, हमारा आउटफ्लो होगा। क्या होगा, कैसे, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है हमारा, तो कब होगा इंक्रीज, जब हम परचेज करेंगे, हमने गुड्स परचेज करे, स्टॉक इंक्रीज हुआ, पैसा जाएगा ना मेरे पास से, तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। ऐसी डिक्रीज कब होगा, जब हम वो स्टॉक को बेच देंगे, सेल ऑफ गुड्स, उससे पैसा हमारे पास आएगा, तो वो क्या हुआ, हमारा इनफ्लो हुआ। बात क्लियर है। ऐसी करंट लायबिलिटी, अगर हमने पैसे उधार पे दिए हैं किसी को, सॉरी पैसे हमने उधार पे लिए हैं किसी से, अगर हमने पैसे उधार पे लिए हैं किसी से, तो वो हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो कैश का इनफ्लो हुआ, प्लस करेंगे हम लोग, और अगर हम लोगों ने वो पैसा पे कर दिया तो करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसलिए क्या होगा भाई, माइनस होगा, आउटफ्लो होगा वो। क्लियर। तो इंक्रीज इन करंट एसेट क्या होगा, प्लस या माइनस, माइनस। डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी। ये क्या सिर्फ इसी में देखना है हमें, नहीं, पूरे बैलेंस शीट में देखना है। लायबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी क्या हो रही है अगर आपकी, वैसे तो हमारे लिए बुरा होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, प्लस, ठीक है। लायबिलिटी अगर आपकी कम हो रही है, वैसे तो हमारे लिए अच्छा होता है अकाउंटिंग टर्म्स में, बट कैश में देखा जाए तो क्या करेंगे, माइनस। लायबिलिटी अगर आपकी बढ़ रही है तो अकाउंटिंग टर्म्स में तो हमारे लिए बुरा है, लेकिन वो कैश की बात करें तो हमारे पास पैसा आएगा, प्लस होगा। लायबिलिटी अगर आपकी कम हो रही है तो अकाउंटिंग टर्म में तो अच्छा है, उधारी कम हो रही है मेरी, बट उधारी कम कैसे हो रही है, पैसे देने से, तो वो क्या हुआ, हमारा आउटफ्लो हुआ, माइनस करेंगे। ऐसी एसेट अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन एसेट इंक्रीज कब होगा, जब हम वो एसेट को खरीदेंगे ना, जब वो एसेट को हम लोग खरीदेंगे तो उससे पैसा जाएगा हमारे पास से, तो क्या होगा, माइनस। और ऐसे अगर हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है तो यानी कि हमने वो एसेट को बेचा होगा, पैसा आया होगा हमारे पास, तो क्या करेंगे, प्लस। अपोजिट करते हैं, ध्यान रखना। ये पूरे के पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात है, खाली करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की बात नहीं है, पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात है। जैसे कि शेयर्स की बात मान लो, शेयर्स, अगर शेयर आपका पहले वाले साल में 1 लाख रुपए था, कितना था, अभी इस वाले साल के ईयर के एंड में 1,20,000 हो गया, कितना हो गया, 1 लाख। तो 20,000 रुपए से आपके शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं ना, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो क्या हुए, वो इशू ऑफ शेयर्स, प्लस करेंगे ना हम लोग, ठीक है। तो आप ये देखोगे लायबिलिटी साइड बढ़ेगी, क्या करेंगे, माइनस, कम होगी तो प्लस। एसेट साइड अगर आपकी इंक्रीज होगी तो माइनस, कम होगी तो प्लस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाओ, कन्वर्ट नेट प्रॉफिट इनटू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बैलेंस शीट में जो हमें प्रॉफिट गिवन होता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर,
वो प्रॉफिट कौन सा होता है? नेट प्रॉफिट सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद और जो भी इनकम है उनको प्लस करने के बाद वो जो प्रॉफिट आता है नेट प्रॉफिट, उसको हम लिखते हैं ना बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन हमें वो प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, हमें कौन से प्रॉफिट की नीड है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट की नीड है। किसकी प्रॉफिट की? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जो हमने क्या करा है, माइनस कर दिया, उसको ऐड बैक करके, और कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जो हमने प्लस करा हुआ है उसको माइनस करके। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? जैसे कि पहला पॉइंट डेप्रीसिएशन। अगर हम बात करें डेप्रीसिएशन की, क्या ये ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है? तो ऑपरेटिंग। लेकिन मैंने क्या बोला अभी आपको कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ही प्लस करना है, लेकिन हमने डेप्रीसिएशन को प्लस करा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि डेप्रीसिएशन क्या है? एक नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश बेटा, क्या है बेटा? नॉन कैश। अब डेप्रीसिएशन की वजह से क्या आपने, आपकी कंपनी से क्या पैसा गया? आपकी मशीन की वैल्यू तो कम हुई ना, क्या पैसा गया? लेकिन फिर भी आपने प्रॉफिट लॉस में डेबिट कर रखा है, यानी प्रॉफिट कम कर रखा है अपना, तो वो प्रॉफिट हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। पहली बात डेप्रीसिएशन याद रहेगा, क्या है बेटा? डेप्रीसिएशन। दूसरा राइट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। मेरे पास कोई इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इनमें से कोई भी मेरा एसेट है इंटेंजिबल, अगर वो मेरा कम हो रहा है तो वो मेरा नुकसान है। क्या है मेरा? लेकिन क्या वो कम होने की वजह से मेरे पास से पैसा गया? नहीं। ये भी क्या है मेरे लिए? एक नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या है बेटा? नॉन कैश एक्सपेंस। समझ में आई बात? ये भी क्या करेंगे हम लोग? प्लस करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। हमने कोई फिक्स एसेट को बेचा, उससे हमारा नुकसान हो गया, तो नुकसान को भी हमने क्या करा होगा? डेबिट करा होगा प्रॉफिट लॉस में। क्या करा होगा हमने? ये कौन सा एक्सपेंस है मेरा? ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्या है बेटा? नॉन ऑपरेटिंग। तो हमें नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस को देखना है यहां पर। अब इंटरेस्ट पेड, हाँ जी इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। डिविडेंड कौन सा हो सकता है? प्रपोज भी हो सकता है और इंटरिम भी हो सकता है। प्रपोज कौन सा हुआ? हमने इस साल प्रपोज करा, बट वो पे कब होगा? अगले साल होगा, है ना? ये प्रपोज डिविडेंड होता है। इस साल का डिविडेंड कब पे होगा? अगले साल। अब इस साल का डिविडेंड अगर इस साल ही पे होगा, वो कौन सा है? इंटरिम। मुझे लग रहा है कि इस साल कंपनी मेरी बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रॉफिट बड़ा अच्छा होगा, तो मैंने क्या करा? अभी मिड ऑफ द ईयर ही क्या करा? अनाउंस कर दिया कि भैया मैं इतना डिविडेंड पे करूंगा, और कर भी दिया। वो कौन सा डिविडेंड हुआ? इंटरिम डिविडेंड हुआ। बात क्लियर? लेकिन जब हम लोग ईयर एंड के बाद पे करते हैं डिविडेंड, वो कौन सा होता है? प्रपोज्ड। बात क्लियर है? इंटरेस्ट पेड हो गया, डिविडेंड पेड हो गया। ये दोनों एक्सपेंसेस मेरे कौन से एक्सपेंसेस हैं? नॉन कैश, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग। नॉन कैश तो जा ही रहा है ना मेरा, नॉन कैश नहीं बोल सकते इसको, क्या बोलेंगे? नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है ना। क्या इंटरेस्ट पे करने से, डिविडेंड पे करने से मेरा क्या बिजनेस चल रहा है क्या? नहीं। तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेशन का पार्ट नहीं होता। अभी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। इसका एक अलग इंपॉर्टेंस और है, ये दोनों ही एक्सपेंस को हमें एक्चुअली में शो कहां पे करना होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्या करना है? और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करना है उसको। लेकिन अगर हमने अभी बाय चांस नेट प्रॉफिट में इन दोनों एक्सपेंस को माइनस नहीं करा और फाइनेंसिंग में माइनस कर दिया, फाइनेंसिंग में कर दिया, तो इसका मतलब दो बार माइनस नहीं हो गया। एक अमाउंट जो आपने पे करी है वो आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो बार दिखा दी। नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी माइनस है, आपने दोबारा माइनस कहां पे कर दी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। समझ में आई बात? तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो शो करना ही है अपने को, बिकॉज वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में माइनस ही होगा, लेकिन ऑपरेटिंग में क्या करना पड़ेगा? हमें एड बैक करना पड़ेगा। ट्रांसफर टू रिजर्व और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये दोनों एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम लोग क्या करते हैं? अपने प्रॉफिट में से एक कुछ पार्ट निकालकर अलग से रख देते हैं। यूज नहीं करा, अलग से उठाकर रख दिया। जैसे कि ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू हमने क्या करा? मेरे पास यहां पर 2022 और 2023 में जर्नल रिजर्व है। जर्नल रिजर्व पहले मेरे पास 10,000 था, 2023 में कितना हो गया? तो 5,000 रुपए मेरा यहां पे इंक्रीज हो गया जर्नल रिजर्व। क्यों हुआ? क्योंकि नेट प्रॉफिट में से, हाँ जी, नेट
प्रॉफिट में से मैंने 5,000 रुपए माइनस करके कहां ट्रांसफर करा? जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करा। समझ में आई बात? जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कहां से होता है? प्रॉफिट में से तो होता है बेटा। तो प्रॉफिट में से 5,000 रुपए निकाले और कहां पे ट्रांसफर कर दिया? जर्नल रिजर्व में। लेकिन क्या ये मेरा कहीं कंपनी से गया पैसा? हाँ जी, क्या ये मेरा कहीं कंपनी से पैसा गया? नहीं। तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। बात क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? दूसरी बात, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का भी सेम पॉइंट है, सेम कहानी है। हाँ जी, क्या कहानी है इसकी? हमने इस साल क्या करा? वो अमाउंट जो हमने प्रोविजन में डाला है, प्रोविजन फॉर टैक्स में डाला है, वो अमाउंट को हमने नेट प्रॉफिट में से माइनस करा और प्रोविजन फॉर टैक्स में डाल दिया। बात क्लियर? क्या वो अमाउंट हमने इस साल यूज करा? कब यूज करेंगे? अगले साल। सब में ही बात। प्रोविजन हमने इस साल क्रिएट करा है, लेकिन वो यूज कब होगा? बिकॉज इस साल का टैक्स इस साल तो पे होता ही नहीं है। साल के आखिरी में 31 मार्च 2025 को, अभी जो ईयर हमारा खत्म होगा 31 में 2025 में, इस साल 31 मार्च 2025 को स्टेटमेंट बनेगी, तब जाके नेट प्रॉफिट निकलेगा, तब जाके हम लोग निकाल पाएंगे मेरा एक्चुअल टैक्स है कितना। और वो मुझे कब तक पे करना होता है? 31 जुलाई 2025 से पहले पहले। आईटीआर की डेट क्या होती है? 31 जुलाई 2025। उससे पहले पहले हमें क्या पे करना है? इनकम टैक्स पे करना है। तो 2024-25 का इनकम टैक्स पे कब हुआ? 25-26 में। और 24-25 में जो इनकम टैक्स पे होगा या पे करा होगा मैंने, वो कौन सी ईयर करा होगा? लास्ट ईयर का। समझ में आई बात? तो इसलिए प्रोविजन फॉर टैक्स जो मैंने क्रिएट करा है वो मैंने एक्चुअली में यूटिलाइज नहीं करा। वो कब होगा? अगले साल होगा। इसलिए इसको भी मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा। समझ में आई बात? कोई डाउट तो नहीं है? अब बात करते हैं हम लोग कुछ इनकम की अपनी। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। हाँ जी, गेन ऑन सेल ऑफ, ये मेरा कौन सा गेन हुआ? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। कौन सी ऑपरेटिंग इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड भी क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। डिविडेंड रिसीव्ड भी क्या है? नॉन ऑपरेटिंग। लेकिन मैं आपको इन दोनों का रीजन बता सकता हूं, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड का। क्या क्या रीजन है? इन दोनों को हमें कहां पे शो करना होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, वहां मुझे प्लस करना है। लेकिन नेट प्रॉफिट में इसको मैं ऑलरेडी प्लस कर चुका हूं। नेट प्रॉफिट निकालते टाइम मैंने प्लस करा होगा ना इन दोनों को, तो क्या करना पड़ेगा? अब माइनस करना पड़ेगा, अगर मुझे इन्वेस्टिंग में शो करना है तो। समझ में आई बात? यहां तक कोई डाउट है किसी को? क्लियर है पॉइंट? चलो अब यहां पे समझना, ये मैंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनवाया था आप लोगों को। अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के। पहला, इंटरेस्ट पेड मैंने आपको बता ही दिया था। हाँ जी, इंटरेस्ट पेड मैंने बता दिया पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्या है। क्या करेंगे? ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। ठीक है। अब निकालते कैसे हैं, थोड़ा यहां पे ध्यान देते हैं कि निकालते कैसे हैं। मेरे पास 10% डिवेंचर है। क्या है बेटा? 10%। दोनों केस हो सकते हैं, इशू का भी, रिडेम्पशन का भी। इशू का केस क्या है? इशू का, पहले मेरे पास कितने रुपए था? 80,000 था, अभी कितना हो गया? 1 लाख हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? 20,000 मैंने डिवेंचर को इशू करा इस साल। इसका रिवर्स कर दे, पहले 1 लाख था, अभी कितना है? 80,000। क्या करा? रिडेम्पशन कर दिया मैंने डिवेंचर को, है ना। 20,000 क्या करे? मैंने पे कर दिया। क्या इस पे इसका इफेक्ट इंटरेस्ट पे पड़ेगा क्या? नहीं। इशू और रिडेम्पशन से हमें मतलब नहीं। इंटरेस्ट का इंपैक्ट किस पे पड़ता है? मतलब इंटरेस्ट कौन सा पॉइंट है इसका इंटरेस्ट पे इंपैक्ट पड़ता है? डेट का, कि ये कब करा हमने। इशू 20,000 पे कब करा, रिडीम 20,000 पे कब करा। अगर हमें डेट गिवन नहीं है, इफ डेट इज नॉट गिवन, केस नंबर 1 क्या करेंगे? ओपनिंग वैल्यू पे इंटरेस्ट लगाएंगे। याद रहेगा? कौन सी वैल्यू पे? कोई दिक्कत? केस नंबर 2, इफ डेट ऑफ इशू रिडेम्पशन हमें गिवन है कब? साल के आखिरी में। कि हमने 20,000 रुपए इशू रिडीम कब करा? साल के। तो हम कौन सी वैल्यू पे लगाएंगे? क्लियर? अगर हमने डेट ऑफ इशू या रिडेम्पशन ओपनिंग में करा है, कब करा है? यानी कि 1 अप्रैल 2022 को करा है, तो हम कौन सी वैल्यू पे लगाएंगे? कैसे? समझ लो, एक पॉइंट, छोटा पॉइंट समझा देता हूं बस। इशू की बात कर लेते हैं। अगर हमने पहले 80,000 था, अभी 1 लाख है ना। 20,000 रुपए मैंने इस साल इशू करे, 20,000 मेरे पास आए इस साल, लेकिन कब आए? साल के आखिरी में आए।
पूरे साल मेरे पास कितने रुपए के डिबेंचर थे? 80,000 के, तो 80,000 पे ही मैं इंटरेस्ट पे करूंगा। क्लियर? इसका रिवर्स कर दूं, यानी कि अगर मैंने इशू जो करा है वो 1 अप्रैल को करा है, कब करा? 1, तो पूरे साल मेरे पास डिबेंचर कितने रुपए के थे? 1 लाख के। कितने के थे? तो मैं 1 लाख पे इंटरेस्ट पे करूंगा। बात क्लियर है? अगर बीच में कभी भी होगा, कोई भी डेट गिवन होगी बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे? वो मंथ वाइज कैलकुलेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 जुलाई 2022 को हमने इशू करा, 1 जुलाई 2000, तो 80,000 रुपए के डिबेंचर मेरे पास कितने महीने रहे? 3 महीने। फिर 1 जुलाई 2022 को 20,000 के डिबेंचर इशू करे मैंने, वैल्यू कितनी हो गई? 1 लाख। तो बाकी कितने महीने रहे? वो 9 महीने। दोनों का इंटरेस्ट प्लस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? पहला पॉइंट में कोई डाउट? सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट है क्या? इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमेशा कौन सी एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। पहली बात, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन सा बैलेंस शीट में कहां आता है? नॉन करंट एसेट में आता है ना। कहां पे आता है? अब अगर इंक्रीज हो रहा है तो परचेज, डिक्रीज हो रहा है तो सेल। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। करंट इन्वेस्टमेंट हमारे पास कहां पे आता है? करंट एसेट में आता है। और करंट एसेट में जो भी पॉइंट है वो कहां पे आते हैं पता है ना? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। कहां पर? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। समझ में आई बात? दोबारा समझ लो एक बार, कोई बात नहीं। ये बैलेंस शीट है आपके पास, हाँ जी बैलेंस शीट है ये। बैलेंस शीट पहला पॉइंट कौन सा होता है? शेयर होल्डर फंड। दूसरा पॉइंट नॉन करंट लायबिलिटी। तीसरा पॉइंट करंट लायबिलिटी। कोई दिक्कत? उसके बाद फिर आपके पास एसेट आते हैं। हाँ जी, ये आपके पास लायबिलिटीज थी, ये क्या थी? अब आपके पास लायबिलिटीज। अब क्या आएंगे आपके पास? एसेट। एसेट में क्या आता है? पहला, दूसरा। अब मैं आपसे बस ये पूछ रहा हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सी एक्टिविटी में क्या क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड अधिकतर आप कौन सी एक्टिविटी में डालते हो? है ना, लायबिलिटी है ना। नॉन करंट लायबिलिटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। नॉन करंट एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। करंट एसेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वर्किंग कैपिटल। ये आपको मैंने डायरेक्ट हिंट दे दिया, ठीक है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं, इतना सिंपल तो है नहीं। इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो हमारे किसी और एक्टिविटी में आए, हमें बस वहीं पे फोकस करना है सबसे ज्यादा, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट यकीन मानो सबसे आसान चैप्टर है हमारी पूरे के पूरे अकाउंट्स सिलेबस का, और 6 नंबर का। टाइम भी 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते कैश फ्लो स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। करंट इन्वेस्टमेंट मैंने बोला कहां पे आता है? करंट एसेट में आता है। कहां पे आता है? अब करंट एसेट आपको पता है कहां पे आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वर्किंग कैपिटल। लेकिन वो वहां पे आएगा ही नहीं। बात क्लियर? करंट एसेट हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आता, नहीं आता। कहां पे आता है? फिर देखना पड़ेगा कि उसके आगे क्या लिखा है। अगर उसके आगे लिखा है नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी, क्या लिखा है? यानी कि वो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता, नॉन मार्केटेबल है, तो उसको हम लोग फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट मानेंगे। किसका पार्ट मानेंगे? बट अगर लिखा हुआ है उसके आगे मार्केटेबल सिक्योरिटी, या फिर कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है, ठीक है, खाली करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है, तो हमें क्या मानना है? उसे मार्केटेबल सिक्योरिटी मानना है। अगर लिखा हुआ है तो कोई बात ही नहीं है। समझ में आई बात? तो अगर मार्केटेबल सिक्योरिटी है तो क्या करेंगे हम लोग? ओपनिंग कैश में ओपनिंग करंट एसेट, करंट इन्वेस्टमेंट प्लस कर देंगे, और क्लोजिंग कैश में क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट प्लस कर देंगे, ठीक है। बिकॉज मार्केटेबल सिक्योरिटी किसके बराबर होती है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होती है। कोई डाउट? अब पॉइंट नंबर 3 पे आओ, बैंक ओवरड्राफ्ट पे। किस पे? बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये आपको सबसे पहली बात कहां पे दिखाई देंगी? करंट लायबिलिटी में। कहां दिखाई देंगी? अब करंट लायबिलिटी में दिखाई देंगे तो आपको तो पता है क्या करना होता है उसको। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहां दिखाते हो आप उसको? वर्किंग कैपिटल। लेकिन उसको वहां पे नहीं दिखाना, बिकॉज प्योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है ये, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग
या बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारा क्या है बेटा, प्योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसलिए हम कहां दिखाएंगे उसको, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही दिखाएंगे। कोई डाउट? आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, कंफर्म पेपर में आता ही आता है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपके बोर्ड में अगर आपने ये 3 पॉइंट कर लिए और कुछ है ही नहीं, पहला इंटरेस्ट, दूसरा प्रोविजन फॉर टैक्स, तीसरा डेप्रीसिएशन, बस कॉन्सेप्ट कर लिया, उसके अलावा ये 3 पॉइंट कर लिए। भैया एडिशनल इंफॉर्मेशन में इन 3 पॉइंट के अलावा कोई पॉइंट आता ही नहीं है यार। ठीक है, ये तो मैंने बहुत बड़ी बात की, नहीं आता, बाय चांस आ जाए, बट ये 3 पॉइंट में तो आएंगे ही आएंगे। बात सही है, 3 पॉइंट तो ये आने ही आने, इंटरेस्ट का, प्रोविजन फॉर टैक्स का और डेप्रीसिएशन का। पेपर अगर मॉडरेट और इजी बनेगा ना तो इन 3 पॉइंट में से ही पूछना है और कुछ नहीं पूछना। अगर पेपर बाय चांस बना डिफिकल्ट तो 1 या 2 पॉइंट एक्स्ट्रा और पूछ सकते हैं। 5-6 पॉइंट एडिशनल में मैंने देखे ही नहीं है बोर्ड्स के अंदर कि 5-6 पॉइंट पूछे गए हो। एडिशनल में कितने होते हैं मैक्सिमम? 3, और ये 3 कौन से होते हैं? ये वाले। समझ में आई बात? तो हमें इन 3 पॉइंट पे फोकस करना है, जिसमें से 1 पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरा कौन सा पॉइंट है? प्रोविजन फॉर टैक्स का। बहुत ही आसान पॉइंट है बेटा। हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट के अंदर लास्ट ईयर 2023 में गिवन है 10,000, 2024 में कितना गिवन है? 15,000। ठीक है, अगर हमारे पास केस नंबर 1 कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, क्लियर, तो हम क्या करेंगे? 2023 वाले अमाउंट को 10,000 को तो माइनस करेंगे, 2024 वाले अमाउंट यानी कि 15,000 को प्लस कर देंगे। ऐसा क्यों? अभी मैंने बताया, लास्ट ईयर का जो प्रोविजन होगा वो करंट ईयर में पे होगा, और करंट ईयर का प्रोविजन जो हमने बनाया है वो कब पे होगा? अगले साल पे होगा। तो इस साल मेरे पास जो पैसा गया है वो कौन से साल का गया है? लास्ट ईयर का, 2023 का। मुझसे बोलो कौन से ईयर का? 2023 का। कितने रुपए? 10,000 रुपए। नहीं समझ में आई बात? इस साल जो मैंने प्रोविजन क्रिएट करा है कितने रुपए? 24,000 रुपए। वो कब पे होगा? 124 कह रहा हूं मैं, 15,000 रुपए। वो कब पे होगा? अगले साल पे होगा। तो मैंने माइनस तो कर दिया, प्रॉफिट में से क्या करूंगा? उसको ऐड करूंगा, और दोनों ही चीजें कहां पे होंगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कोई डाउट? अब देखो केस नंबर 2 और 3 दोनों अपोजिट केसेस हैं। क्या दोनों में से हमें कोई एक पॉइंट एडिशनल में गिवन होगा? या तो हमें टैक्स पेड गिवन होगा या हमें टैक्स मेड गिवन होगा। टैक्स पेड मतलब कितना हमने टैक्स पे करा है करंट ईयर में, अगर वो हमें गिवन है तो हमें निकालना पड़ेगा कि हमने कितना प्रोविजन क्रिएट करा है। फिर हम लोग ये 10 और 15 को अज्यूम नहीं कर सकते। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो हम लास्ट ईयर को मान लेंगे कि हमने इतना टैक्स पे करा होगा, और करंट ईयर में जो अमाउंट गिवन है हमें, वो हमने मान लिया कि हमने इतना प्रोविजन क्रिएट करा होगा। अगर कोई पॉइंट गिवन नहीं है तो। लेकिन अगर हमें गिवन है क्या कि हमने इतना अमाउंट पे करा है, या इतना अमाउंट मैंने क्या करा है बेटा? क्रिएट करा है, तो रिवर्स वाला मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? अकाउंट बनाकर वर्किंग नोट बनेगा। किसका? प्रोविजन फॉर टैक्स का। प्रोविजन फॉर टैक्स मेरे लिए क्या होती है? लायबिलिटी। क्या होती है? अब लायबिलिटी है तो यानी कि ओपनिंग वैल्यू कहां पे आएगी? क्रेडिट साइड। समझ में आ रही बात? कहां पे आएगी? और क्लोजिंग वैल्यू डेबिट साइड। समझ में आ रही है? सामने 10,000 यहां लिखा बाय बैलेंस बीडी, और 2 बैलेंस सीडी 15,000 लिख दिया। भाई 2 बैलेंस सीडी यहां मत लिख देना, ऊपर ही 3-4 लाइन छोड़ने के बाद लिखना लास्ट में। ठीक है, अब मेरे पास यहां पे टैक्स पेड गिवन है कितना? टैक्स पे करूंगा तो मेरा प्रोविजन बढ़ेगा या कम हो जाएगा? सोचना। अगर मैं टैक्स पे करूंगा तो मेरा जो मैंने प्रोविजन क्रिएट करा हुआ है वो बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, यूज करूंगा ना मैं। क्या हो जाएगा? कम। तो कम होगा तो डेबिट होगा, बिकॉज लायबिलिटी कम हो रही है। तो डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डेबिट में क्या? टू कैश अकाउंट 12,000 जो मुझे गिवन है। ठीक है, टैक्स मैंने पे कितना करा? 12, तो
तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। अब जो मेरे पास यहां पे बैलेंस आएगा ना, अग्रिम बैलेंस कितना आ रहा है, 17,000, नींद में है। 12 + 15 27, माइनस करो 10, कितना आ रहा है, 17,000। 17,000 रुपए जो मेरे पास बैलेंस निकला है, यानी कि मैंने ये प्रोविजन क्रिएट करा है। क्या करा है, क्रिएट। बात क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। लिखेंगे क्या, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। डन है बेटा। अब केस नंबर 3, मुझे 17,000 गिवन है भाई, यहां पर ये जो अमाउंट है वो गिवन है, तो 12,000 निकल जाएगी, सिंपल है। अपोजिट हो गया ना, या तो मुझे 12 गिवन होगा या क्या गिवन होगा, 17। कोई डाउट है, क्लियर है पॉइंट, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रपोज डिविडेंड। हाँ जी, प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड हमने यहां पर डिस्कस करा था कि करंट ईयर हमारे पास 2023-24 का है। 23-24 जो हमारे पास एजीएम हुई है इस साल, एनुअल जर्नल मीटिंग। करंट ईयर में जो मेरे पास एनुअल जर्नल मीटिंग हुई है कंपनी में, वो कौन से ईयर की हुई होगी, लास्ट ईयर की। करंट ईयर की करंट ईयर में थोड़ी ना होगी। करंट ईयर में जो हमने एनुअल जर्नल मीटिंग, देखो हर कंपनी को साल में एक बार क्या करना पड़ता है, एनुअल जर्नल मीटिंग बुलानी पड़ती है सभी शेयर होल्डर्स की। क्लियर, तो एनुअल जर्नल मीटिंग हुई करंट ईयर में, बट उसके अंदर जो चीजें डिस्कस हुई हैं वो करंट ईयर की होंगी या लास्ट ईयर की होंगी। वो कहा जाएगा कि वो लास्ट ईयर जर्नल मीटिंग है। कब की है, लास्ट ईयर की। तो लास्ट ईयर जो प्रपोज डिविडेंड, लास्ट ईयर जो हमने क्या करा, प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर करा था, वो किसने डिक्लेयर करा था, डायरेक्टर्स ने। 2023-24 में जो प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर करा है, डिविडेंड डिक्लेयर जो करा है वो किसने करा है, डायरेक्टर्स ने करा है ना। क्या फाइनल है ये, कितना अमाउंट पे कर देंगे, नहीं, वो फाइनलाइज कब होगा, एजीएम में होगा। कब होगा, तो करंट ईयर में जो एजीएम हुई है उस साल हम लोग क्या करेंगे, लास्ट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को फाइनल करेंगे। क्लियर, फाइनल कर लिया हमने, अप्रूव कर लिया और पे भी कर दिया। तो यानी कि लास्ट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वही अमाउंट को हमें कंसीडर करना है, सिर्फ वही अमाउंट क्या करेंगे। देखो लास्ट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड का अमाउंट है वही हम लोग क्या करेंगे, पे भी करेंगे, और वही हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में माइनस भी करेंगे। नहीं समझ में आई बात। इस साल का जो मैंने प्रपोज डिविडेंड बनाया है या डिक्लेयर करा है उसको अकाउंट्स में लिखूंगा। चलो बताओ, इस साल जो डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर करा है, क्या वो मैं अपने अकाउंट्स में लिख सकता हूं, शो कर सकता हूं। कब तक शो नहीं कर सकता, जब तक वो अप्रूव, और वो अप्रूव कब होगा, अगले साल। कब होगा अप्रूव, नहीं समझ में आई बात, आई नहीं आई, पहले बताओ कब होगी वो, अगले साल। इस साल जो मैंने प्रपोज डिविडेंड अप्रूव करा है वो डिक्लेयर कब हुआ होगा, लास्ट ईयर हुआ होगा। तो लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड हमने इस साल अप्रूव करा और इस साल ही अपने अकाउंट्स में लिखा। अकाउंट्स में लिखने का मतलब नेट प्रॉफिट में से माइनस करा। अकाउंट्स में लिखने का मतलब क्या है बेटा, नेट प्रॉफिट में से माइनस करा। तो यानी कि लास्ट ईयर का अमाउंट हम लोग क्या करते हैं, अपने करंट ईयर के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में माइनस भी करते हैं, माइनस करते हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करना है, हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाना है, तो उसको प्लस करना पड़ेगा मुझे कहां पर, नेट प्रॉफिट यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, और फाइनेंसिंग में माइनस। ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड आपके पास पहली बात तो बैलेंस शीट में गिवन नहीं होता, नीचे गिवन होता है। ठीक है, नोट में, तो नोट में आपका प्रपोज डिविडेंड गिवन है 2015 का, 2023 का अमाउंट कितना है 15,000, 2022 का अमाउंट कितना है 10,000। मैं 10,000 को ही कंसीडर करूंगा, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग में माइनस। कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर है पॉइंट। अब आ जाओ कौन से पॉइंट पे, इंटेंजिबल एसेट पे। इंटेंजिबल एसेट मतलब गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। अगर ये आपका डिक्रीज हो रहा है तो मैंने बताया क्या होगा, वो राइट ऑफ होगा, क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे। लेकिन अगर वो इंक्रीज हो रहा हो तो इन्वेस्टिंग में प्लस करना है, माइनस करना है। क्या करना है, इन्वेस्टिंग में
क्यों? बिकॉज हम क्या मानेंगे, हमने परचेज करा है। पेटेंट की वैल्यू अगर मेरे पास पहले 50,000 थी, अब वो 70,000 हो गई, तो यानी कि 30,000 रुपए की मेरी वैल्यू बढ़ गई है पेटेंट की, तो मैंने परचेज करा होगा उसको। क्या करा होगा? परचेज। कोई डाउट? अब परचेज कराए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, और क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। यहां तक कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? हाँ जी, देखो भाई शांतन से, एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसके अंदर ना प्लांट एंड मशीनरी की बने हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। लास्ट ईयर का अमाउंट 10 लाख है, करेंट ईयर कितना है? 14 लाख। हमारे पास नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है प्लांट एंड मशीनरी की, पहला और दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट कह रहा है कि 25% हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑन द ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट, ड्यूरिंग द ईयर एक पुरानी मशीन थी हमारे पास जिसकी कॉस्टिंग यानी कॉस्ट वैल्यू कितनी थी, उसकी रिटर्न डाउन यानी कि आज की वैल्यू कितनी है? 40,000। वो हमने कितने में बेच दी? यानी कि आज की वैल्यू 40 है, बेची कितने में? कितने का प्रॉफिट लॉस है? 30,000 रुपए का डिफरेंस है ना, बेसिकली प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट है। अगर आप यहां पर आपको अब लैंग्वेज ही समझ नहीं आती तो भैया कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने 1 लाख से कंपेयर कर लिया तो उसको लॉस मान लोगे आप, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया आपका, है ना। अगर आपने 1 लाख से कंपेयर करा तो 30,000 का क्या मान लोगे अपना? नुकसान। तो कॉस्ट वैल्यू और बुक वैल्यू में डिफरेंस होता है। कॉस्ट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू कौन सी होती है? जिस साल हमने वो मशीन को खरीदा होगा उस साल उस दिन की वैल्यू, परचेज प्राइस, क्या मान लो इसको? बुक वैल्यू आज की वैल्यू, आज जब मैं इस मशीन को बेच रहा हूं उसकी वैल्यू कितनी है। नहीं बात क्लियर? अब आप मुझे बताओ बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू में कोई डिफरेंस है या नहीं है? बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू में, और बुक वैल्यू में, बुक वैल्यू में और WDV वैल्यू में, रिटर्न डाउन वैल्यू में कोई डिफरेंस है या नहीं है? नहीं है। ये दोनों वैल्यू क्या आती है? सेम। क्लियर है पॉइंट? यहां तक कोई डाउट है आपको? अब 30,000 रुपीज का जो आपका डिफरेंस है वो मेरा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान दो। पहले टू बैलेंस BD कितने रुपए था? 10 लाख। और बाय बैलेंस CD कितना था? 14 लाख था। ओपनिंग वैल्यू पे मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है, यानी 10 लाख पे कितना आया? 2.5 लाख आ गया। कोई डाउट? मैंने ये मशीन बेची है कितने में? बैंक अकाउंट कितने बेची है हमने? 70 में बेची है। प्रॉफिट है लॉस है? कितने का प्रॉफिट है? तो प्रॉफिट लॉस डेबिट होगा हमारा कितने रुपए? 30,000 रुपए। क्वेश्चन खत्म। सिंपल है। क्या करेंगे यहां पे अब हम? कितना बैलेंस आ रहा है? ये जो बैलेंस आएगा वो मेरा क्या होगा बेटा? बैंक अकाउंट परचेज वैल्यू आई। क्या आएगी बेटा? परचेज वैल्यू। कितना आ रहा है? टोटल कितना हुआ? 17 लाख। और डिफरेंस कितना आ रहा है? 6,90,000। ठीक है। अब यहां से हम लोग कैश फ्लो में क्या क्या चीज लेके जाएंगे? पहला जो भी निकाला है हमने, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा? क्या होगा? बोलते क्यों नहीं? क्या होगा बेटा? माइनस। डेप्रीसिएशन ये कहां पे जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। ठीक है। ये जो बैंक यानी कि जो हमने 70,000 रुपए लिखा है ये क्या है बेटा? सेल है ना। कहां जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगी। और जो प्रॉफिट आए 30,000 का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा? माइनस। डन। ये एक लैंग्वेज का तरीका है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट, चलो आओ सामने देखो एक बारी। हाँ जी सामने देखो। अब आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास यहां पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की ओपनिंग वैल्यू कितनी है? 280। क्लोजिंग वैल्यू कितनी है? तो यहां पे हमने 280 लिख दिया।
और ये कितना लिखा, 3,70,000, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आ जाओ अपने पॉइंट पे, समझना जरा। मेरे पास पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 गिवन है। पॉइंट नंबर 3 में डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना है, जो मुझे पहले वाले क्वेश्चन में 25% गिवन था, यहां मुझे वैल्यू गिवन है, कोई दिक्कत। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, बाय डेप्रीसिएशन कितने रुपए, 20,000 रुपए। यहां तो कोई डाउट है क्या, पक्की बात। आओ आगे। पॉइंट नंबर 2 में मेरे पास मशीन की कॉस्ट वैल्यू कितनी है, डेप्रीसिएशन कितना लगा, बेची कितने में, क्या मुझे यहां पर मशीन की बुक वैल्यू गिवन है, क्या मुझे मशीन की बुक वैल्यू गिवन है, हाँ जी बेटा, मतलब गिवन है क्या, नहीं गिवन ना, निकालनी पड़ेगी ना। क्या मैं यहां पे कॉस्ट वैल्यू से कंपेयर कर दूं, ये करते हो गलती आप। 50,000 की कॉस्ट वैल्यू है, 10,000 रुपए की बेची, आप क्या करते हो, डायरेक्ट 40,000 का नुकसान निकाल देते हो, नहीं भाई। 50,000 की कॉस्ट वैल्यू है, 30,000 पे डेप्रीसिएशन लगा है इस पे, तो बुक वैल्यू कितनी हुई, हाँ जी 20,000 रुपए हुई, और वो बिकी कितने में, तो नुकसान कितने का हुआ, 10,000 का। तो यहां पे बैंक में कितना आएगा, 10,000। अब नुकसान है तो प्रॉफिट लॉस हम लोग यहां पे क्रेडिट साइड लिखेंगे, कितने रुपए, 10,000 रुपए। बाकी जो ये बैलेंस आएगा वो तो आपको पता ही है। लैंग्वेज में कोई दिक्कत, दोनों क्वेश्चन दोनों की लैंग्वेज अलग, समझ में आ गई, पक्की बात। अब आ जाओ आप एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 49, हाँ जी 49 देखना। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मशीन की मेरे पास वैल्यू गिवन है और साथ साथ मुझे क्या गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पॉइंट भी गिवन है। बैलेंस शीट में अगर आपको ये दोनों चीजें गिवन होती है ना, बैलेंस शीट में अगर आपको ये दोनों ही चीजें गिवन है तो हमें दो अकाउंट अलग अलग बनाने पड़ते हैं, ठीक है। पहला अकाउंट कौन सा बनेगा, मशीन अकाउंट, दूसरा कौन सा बनेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। समझ में आई बात, पहला कौन सा अकाउंट, मशीन, दूसरा कौन सा अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट। अब हमने यहां पे मशीन अकाउंट बनाया, वैल्यू कितनी है ओपनिंग 14 लाख, क्लोजिंग 21,40,000। तो हमने यहां पे ओपनिंग वैल्यू 14 लाख रुपए डाल दी, क्लोजिंग वैल्यू 21,40,000 डाल दी। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की ओपनिंग वैल्यू 190, क्लोजिंग वैल्यू 240, तो 190 डाला और कितना डाला, 2,40,000। कोई डाउट, क्लियर है पॉइंट। अब आते नीचे पॉइंट पे, अपने पास पॉइंट गिवन क्या है, यहां पे गिवन है कि मशीन जो हमने बेची है उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी है, 1,40,000, उस पर हमने कितना डेप्रिसिएशन लगा रखा है, 1,10,000, ठीक है। और वो बिकी कितने में, तो भाई 1,40,000 की मशीन थी, माइनस करो डेप्रिसिएशन कितना, 1,10,000, तो वैल्यू आज की कितनी आ गई, 30,000, कितनी वैल्यू आ गई, और बिकी कितने में, 10 का नुकसान हुआ, आसान है। और कोई पॉइंट गिवन है क्या, क्या मैं और कोई पॉइंट गिवन है। अब समझना मेरी बात, जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, तो जरूरी नहीं है कि डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर आपको गिवन हो, ये जरूरी, बात क्लियर, वो आपको निकालना पड़ेगा। हो सकता है गिवन भी हो बट जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपको नीचे एडिशनल में डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर गिवन होगा, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। नहीं बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, पक्की बात। तो यहां पर हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, 1,10,000 रुपए, यहां पे ध्यान देना, 1,10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन जितना भी मैंने लगाया है, कौन सी मशीन पे, जो मशीन मैंने बेची है, वो अमाउंट मैं अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से निकाल दूंगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट अपनी कंपनी में डालते हैं तो
उसमें क्या होता है, हम हर साल डेप्रीसिएशन से अपनी मशीन की वैल्यू या एसेट की वैल्यू कम नहीं करते। मेरी मशीन या एसेट की वैल्यू इंटरैक्ट रहती है, जितने का मैंने खरीदा था उतनी ही रहती है। ठीक है, समझ में आई बात? क्या करते हैं फिर हम लोग, एक अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट का नाम क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट है। उसके अंदर हम लोग सम अप करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं उस डेप्रीसिएशन को। और जब वो मशीन हमारी बिकेगी, जिस साल हमारी वो मशीन बिकेगी, उस साल जितना भी डेप्रीसिएशन उस पर लगाया होगा वो अमाउंट हम लोग निकाल देते हैं। कहां से, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट से निकाल देते हैं। निकाल दो, मशीन की वैल्यू कितनी थी, 1,40,000, उस पे कितना डेप्रीसिएशन लगा, 1,10,000। तो हमने क्या करा, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट से ये 1,10,000 रुपए निकाल दिए, डेबिट कर दिए। बात क्लियर? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट का बैलेंस 1,90,000 क्रेडिट साइड आएगा और क्लोजिंग बैलेंस का आएगा डेबिट साइड। समझ में आई बात? अब इस अकाउंट से अगर हम लोग डेप्रीसिएशन को निकालेंगे तो डेबिट ही करेंगे। क्या करेंगे बेटा? बात क्लियर है? अब इस अमाउंट को हम लोग डालेंगे कहां पे, मशीन अकाउंट में। अब मशीन की वैल्यू कम कर दूंगा ना मैं अपनी, तो 1,10,000 डाल दिया मैंने यहां से यहां पे। क्लियर? एंट्री क्या बनी बताओ, एंट्री क्या बनेगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। क्लियर है पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं? अब जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर लो यार। मशीन बिके कितने की थी, 20 की, तो बाय बैंक 20,000, नुकसान कितने का था, 10 का, तो बाय प्रॉफिट लॉस 10,000। बैलेंस आपका आएगा वो क्या होगा, परचेज। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का भी बैलेंस आएगा, वो क्या निकलेगा आपका, डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्की बात? अब यहां से हम क्या क्या लेके जाएंगे, चार चीजें। पहली परचेज कितने की, 8,80,000। दूसरा सेल कितने की है, 20,000। बिके कितने की, 20,000 की। परचेज जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, सेल जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस। कोई दिक्कत तो नहीं? दो और चीज बची हैं। तीसरी कौन सी, लॉस, प्रॉफिट लॉस कितने का, 10,000 का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस। और लास्ट डेप्रीसिएशन। दो दिखेंगे आपको यहां पे, कितने दिखेंगे, कौन सा लोगे, डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। कितना है, 1,60,000 रुपए। जो मशीन आपने बेची है उस डेप्रीसिएशन का कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई यूज नहीं है। नहीं बात समझ में आई? क्लियर है? इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं इस चैप्टर के अंदर। क्लियर है भाई? चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। टिल देन बाय।